आज हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों का ढेर है। ये एक तरह से उस दौर के जरूरी नामों, जगहों और विचारों की एक गाइड बुक जैसा है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन नामों को पढ़ना नहीं, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत में शासकों और संस्कृतियों ने अपनी आवाज और विरासत को अमर कैसे बनाया। चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह की जासूसी है। हमारे पास सुराग हैं, मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, पुराने सिक्के, पत्थरों पर लिखे संदेश और कुछ बहुत पुरानी किताबें। हमारा काम इन सुरागों को जोड़कर उस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाना है। ये देखना है कि कैसे एक साधारण सा मिट्टी का बर्तन एक पूरे साम्राज्य की आर्थिक ताकत का सबूत बन जाता है, या कैसे एक राजा का सिक्का उसके चेहरे को हजारों साल बाद हम तक पहुंचा देता है। तो चलिए सबसे पहले उन चीजों से शुरू करते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब भौतिक चीजें। दस्तावेज में सबसे पहले जिक्र है मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का, और इसमें एक पूरी कहानी छिपी है। सबसे पहले जिक्र है लाल, काले और गेरुए रंग के बर्तनों का, जो सिंधु घाटी से लेकर ताम्रपाषाण युग तक मिलते हैं। ये तो काफी साधारण लगते हैं। हाँ, ये शुरुआती बस्तियों की जरूरतों को दिखाते हैं, लेकिन कहानी यहाँ से दिलचस्प होती है। इसके बाद आते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, जिन्हें PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर भी कहते हैं। इनका नाम ही इनकी पहचान है। ये ग्रे मतलब धूसर रंग के बर्तन होते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। ये सादे बर्तनों से एक कदम आगे थे और हमें वैदिक काल के जीवन की एक झलक देते हैं। और फिर तो जैसे क्रांति ही आ गई। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड या NBPW दस्तावेज कहता है कि ये महाजनपद और मौर्य काल में मिलते हैं। इनकी चमक और क्वालिटी आज भी हैरान कर देती है। तो ये सिर्फ एक बेहतर बर्तन था या इसका कोई और मतलब भी है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। सोचिए, NBPW उस दौर के लग्जरी गुड्स थे। इन्हें बनाने की तकनीक बहुत उन्नत थी और ये बहुत महंगे होते थे। जब हमें ये बर्तन किसी जगह पर बड़ी तादाद में मिलते हैं तो हम सिर्फ मिट्टी नहीं देख रहे होते, हम एक बड़े, संगठित और अमीर साम्राज्य की ताकत देख रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इतनी बेहतरीन चीजें बड़े पैमाने पर बना सकता था और उन्हें दूर दूर तक पहुंचा सकता था। ये बर्तन चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का भौतिक हस्ताक्षर हैं। और इनके बाद आए लाल मृदभांड, जो मौर्योत्तर और गुप्त काल में आम इस्तेमाल में थे। बर्तनों से कहानी पहुंचती है सिक्कों पर, और यहाँ बदलाव तो और भी नाटकीय है। मौर्य काल में चांदी के पंचमार्क सिक्के होते थे, जिन पर सिर्फ कुछ निशान होते थे, कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं। वो सिक्के बस लेन देन का एक जरिया थे। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, सिवाय उन निशानों के जो शायद किसी गिल्ड या शासक के प्रतीक रहे होंगे। लेकिन फिर इंडो ग्रीक शासक आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनके असली चेहरे छापने शुरू कर दिए। एक मिनट, तो इसका मतलब पहले सिक्कों पर सिर्फ निशान थे और फिर अचानक राजा अपना चेहरा छापने लगे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये एक वैचारिक छलांग थी। अब सिक्का सिर्फ पैसा नहीं था, वो राजा के अधिकार का चलता फिरता विज्ञापन बन गया था। जब एक आम आदमी के हाथ में राजा के चेहरे वाला सिक्का आता था, तो ये उसे लगातार याद दिलाता था कि उस पर कौन शासन कर रहा है। ये उस समय का प्रोपेगेंडा था, जो हर हाथ में, हर बाजार में पहुंचता था। इसने शासक को एक गुमनाम सत्ता से निकालकर एक व्यक्तिगत पहचान दे दी। और फिर सोने का दौर आया। दस्तावेज कहता है कि कुषाणों ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए हैं, और उनके बाद गुप्त शासकों ने तो सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के चलाए। हाँ, संख्या में तो गुप्तों के सिक्के सबसे ज्यादा थे, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। दस्तावेज ये भी बताता है कि गुप्त सिक्कों में सोने की शुद्धता कुषाणों के सिक्कों से थोड़ी कम थी। तो यहाँ इतिहासकार बहस करते हैं, क्या ये एक विशाल और स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत है जो कम शुद्धता के सिक्कों से भी मजबूती से चल सकती थी, या फिर ये घटते हुए सोने के भंडार और आर्थिक चुनौतियों की ओर इशारा है? एक ही तथ्य, लेकिन उसके दो अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। तो शासकों ने सिक्कों और बर्तनों के जरिए अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अपनी शक्ति को और मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या किया? दस्तावेज में भूमि अनुदान यानी जमीन का ग्रांट देने का जिक्र है। जमीन हमेशा से शक्ति और वफादारी का सबसे बड़ा जरिया रही है। उस जमाने में राजा अपना समर्थन कैसे जुटाते थे? एक बड़ा तरीका था जमीन दान देना। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीनें दी।
ये एक तरह से आज के एंडोर्समेंट जैसा था। आप हमें धार्मिक मान्यता दें, हम आपको आर्थिक सुरक्षा देंगे। लेकिन हर्षवर्धन के समय में इसमें एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपने अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव लगता है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। कई इतिहासकार इसे भारत में सामंती प्रथा की शुरुआत का संकेत मानते हैं। जब आप एक अधिकारी को वेतन की जगह जमीन देते हैं, तो वो सिर्फ आपका कर्मचारी नहीं रह जाता, वो उस इलाके का एक छोटा मोटा शासक बन जाता है। वो जमीन से टैक्स वसूलेगा, वहां का प्रशासन देखेगा। इससे राजा की पकड़ तो मजबूत होती थी, लेकिन साथ ही एक नए जमींदार वर्ग का भी उदय हो रहा था, जो आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो गया। यानी राजा पत्थरों पर अपनी कहानी लिखवा रहे थे ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। दस्तावेज में कई अभिलेखों का जिक्र है, लेकिन कुछ की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये अभिलेख उस जमाने के ऑफिशियल प्रेस रिलीज की तरह हैं। शासक दुनिया को बताना चाहते थे कि वे कितने महान हैं। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें क्या खास बात है? इसमें दो बातें बहुत खास हैं। पहली, ये संस्कृत में लिखे गए शुरुआती लंबे शिलालेखों में से एक है, और दूसरा, इसमें राजा सिर्फ अपनी सैन्य जीतें नहीं गिना रहा, वो बड़े गर्व से बता रहा है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जो मौर्यों के समय से थी, और ये काम उसने अपनी प्रजा पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना अपने खर्चे पर किया। ये एक तरह से उस जमाने की पब्लिक वर्क्स रिपोर्ट थी, जो राजा को एक विजेता के साथ साथ एक कल्याणकारी शासक के रूप में भी दिखाती है। और दूसरा है इलाहाबाद का स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ये तो एक टाइम मशीन जैसा है। बिल्कुल, ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि इतिहास कैसे परतों में जमा होता है। उसी एक खंभे पर सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में शांति और धम्म का संदेश पाली प्राकृत में लिखवाया। करीब 600 साल बाद समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने उसी खंभे पर अपने राजा की विजय गाथा संस्कृत में लिखवा दी। और फिर लगभग 1200 साल बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने भी फारसी में अपनी मोहर उस पर लगा दी। एक ही पत्थर, 3 अलग-अलग साम्राज्य, 3 अलग-अलग भाषाएं। ये दिखाता है कि सत्ता कैसे अपनी विरासत को पिछली ताकतों के ऊपर ही लिखती है। इस दस्तावेज में और भी कई नाम हैं, जैसे अयोध्या अभिलेख जो पुष्यमित्र शुंग से जुड़ा है, मेहरौली का लौह स्तंभ जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की याद दिलाता है, और भीतरी अभिलेख जिसमें स्कंदगुप्त की हूणों पर जीत का जिक्र है। लेकिन दक्षिण का ऐहोल अभिलेख भी बहुत मशहूर है। हाँ, ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है, और इसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। इसमें पुलकेशिन की विजयों, खासकर सम्राट हर्षवर्धन पर उनकी जीत का जोरदार वर्णन है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अभिलेख के अंत में रवि कीर्ति खुद की तुलना महाकवि कालिदास से करते हैं। ये दिखाता है कि उस समय कवियों का कितना सम्मान था, और वे खुद को इतिहास का निर्माता समझते थे। शासकों ने पत्थरों पर अपनी ताकत तो लिखवा दी, लेकिन पत्थर सिर्फ राजा की कहानी कहते हैं। उस दौर के समाज, लोगों के सपनों और उनकी प्रेम कहानियों को समझने के लिए हमें उस जमाने के साहित्य की दुनिया में उतरना होगा, जहां कवियों और नाटककारों ने एक अलग ही इतिहास लिखा है। और ये दुनिया खासकर गुप्त काल में सितारों से भरी हुई थी। ये वो दौर था जब साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, और ऐसी ही शांति में कला और साहित्य फलते फूलते हैं। और इस दुनिया के सबसे बड़े सितारे थे महाकवि कालिदास। उनकी रचनाएं मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम आज भी भारतीय साहित्य की नींव मानी जाती हैं। ये सब तो बड़े नाम हैं और दरबारी साहित्य की बात हो रही है। क्या हमें इन किताबों से आम लोगों की जिंदगी के बारे में भी कुछ पता चलता है, या ये सिर्फ राजा रानियों की दुनिया ही दिखाते हैं? बहुत अच्छा सवाल। ज्यादातर साहित्य, जैसे अश्वघोष का बुद्धचरित या बाणभट्ट का हर्षचरित, महान हस्तियों पर ही केंद्रित था। यहां तक कि विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की राजनीतिक साजिशों की कहानी है। लेकिन एक नाटक ऐसा है जो इस सब से बिल्कुल अलग है, और वो है शूद्र का मृच्छकटिकम। हाँ, इसका जिक्र है दस्तावेज में, वसंत सेना और चारुदत्त की कहानी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। इसका नायक चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण है, और नायिका वसंत सिन्हा एक गणिका है। इस नाटक में चोर हैं, जुआरी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, और एक क्रांति भी होती है। ये हमें उस दौर के शहरी जीवन, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की वो झलक देता है जो कोई दरबारी कवि कभी नहीं दिखा सकता। यह हमें बताता है कि राजा के महल के बाहर भी एक जीती जागती दुनिया थी।
और दिलचस्प बात यह है कि कुछ राजा खुद भी लेखक थे। जैसे सम्राट हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। एक शासक का खुद नाटक लिखना ये दिखाता है कि कला और साहित्य सत्ता के केंद्र में थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि संस्कृति, प्रतिष्ठा और बौद्धिक क्षमता का प्रतीक था। इसी तरह दक्षिण में राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने कन्नड़ की पहली काव्य रचना कविराजमार्ग लिखी। और फिर कल्हण की राजतरंगिणी तो है ही, जो कश्मीर के राजाओं का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का प्रयास था। तो अब तक हमने देखा कि भारत के लोगों ने अपनी कहानी कैसे कही, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों ने इस देश को कैसे देखा। हमारे दस्तावेज में कई विदेशी यात्रियों का जिक्र है जो एक बाहरी नजरिया देते हैं। और ये नजरिया अमूल्य है, क्योंकि वे अक्सर उन चीजों पर भी ध्यान देते हैं जिन्हें स्थानीय लेखक सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते थे, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका एक तरह से उस जमाने की लोनली प्लैनेट गाइड थी, जो एक विदेशी राजदूत ने लिखी थी। भले ही मूल किताब खो गई है, लेकिन उसके जो हिस्से मिले हैं वे हमें मौर्य समाज के 7 वर्गों, पाटलिपुत्र के शानदार नगरपालिका सिस्टम और उनकी विशाल सेना के बारे में ऐसी जानकारी देते हैं जो हमें भारतीय स्रोतों से उतनी साफ-साफ नहीं मिलती। मेगास्थनीज और टॉलेमी की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बाद चीनी यात्रियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। 5वीं सदी में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए, फिर 7वीं सदी में हुएनत्सांग जो हर्षवर्धन के समय आए, और फिर इत्सिंग भी आए। ये सब बौद्ध भिक्षु थे। क्या इससे उनके लेखन पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल। उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र स्थानों की यात्रा करना और धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करना था। इसलिए उनके विवरणों में हमें उस समय के मठों, विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा और समाज में बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हुएनत्सांग ने अपनी किताब सीयू की में हर्षवर्धन के दरबार और कन्नौज की भव्यता का वर्णन तो किया है, लेकिन उनका मुख्य झुकाव बौद्ध धर्म से जुड़ी चीजों की तरफ ही रहता है। इसलिए हमें उनके विवरणों को पढ़ते हुए उनके उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमारी अब तक की चर्चा ज्यादातर उत्तर और मध्य भारत पर ही रही है। अब भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां संगम साहित्य का एक अनूठा और प्राचीन खजाना है, जो उत्तर की संस्कृत परंपरा से काफी अलग है। बिल्कुल अलग और अपने आप में बहुत समृद्ध। संगम का मतलब है सभा या अकेडमी। पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों की 3 बड़ी सभाएं हुईं, जिनमें हजारों कवियों ने हिस्सा लिया और साहित्य रचा। ये तमिल भाषा और संस्कृति का स्वर्ण युग था। दस्तावेज के मुताबिक पहली 2 संगमों की ज्यादातर रचनाएं खो गई हैं, सिवाय एक के, तोल्काप्पियम। हाँ, तोल्काप्पियम दूसरे संगम की अकेली बची हुई रचना है। और ये सिर्फ एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ नहीं है, ये उस दौर के समाज, संस्कृति और साहित्यिक परंपराओं के नियम भी तय करता है। ये तमिल साहित्य की वो नींव है जिस पर बाद में शानदार इमारतें खड़ी हुईं। और तीसरी संगम से तो साहित्य का विशाल भंडार मिला, जिसे मेलकनक्कास और किलकनक्कास में बांटा गया है। इसी में तिरुवल्लुवर की महान रचना तिरुकुरल भी है। तिरुकुरल को तमिल वेद भी कहा जाता है। यह नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर छोटी-छोटी दोहों जैसी कविताओं का संग्रह है, जो किसी भी धर्म से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की बात करता है। यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। और फिर आते हैं 3 महान महाकाव्य, जिनकी कहानियां आज भी दक्षिण भारत में जिंदा हैं। सबसे पहले शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम, जिसकी रचना इलोंगो अदिगल ने की, सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह न्याय और राजधर्म पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। इसकी नायिका कन्नगी, जिसके पति कोवलन को पांड्या राजा झूठे आरोप में फांसी दे देता है, अपने सतीत्व की शक्ति से पूरे मदुरई शहर को जलाकर राख कर देती है। कन्नगी का गुस्सा अन्याय के खिलाफ एक आम औरत की आवाज का प्रतीक है। उन्हें आज भी दक्षिण भारत में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। दूसरा महाकाव्य है मणिमेखलय, जिसे सत्तलाय सत्तनार ने लिखा। ये शिल्पादिकारम की कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ, इसमें कोवलन और उसकी प्रेमिका माधवी की बेटी मणिमेखलय की कहानी है, जो एक नर्तकी के जीवन को त्याग कर बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ये बौद्ध दर्शन की गहराई को दिखाता है। और तीसरा महाकाव्य सीवगा सिंदामणि जैन दर्शन से प्रभावित है। ये महाकाव्य हमें दिखाते हैं कि संगम साहित्य में
अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक विचारों के लिए भी जगह थी, लेकिन उसका मूल स्वभाव काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। तो इन सब का क्या मतलब है? मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से लेकर महान महाकाव्यों तक हमने इस दस्तावेज के आधार पर प्राचीन भारत की विरासत को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ राजाओं और तारीखों की सूची नहीं है, ये एक पूरी दुनिया की झलक है जिसने अपनी कहानी को अमर बनाने के कई तरीके खोजे। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ये सभी नाम राजा, कवि, यात्री और ये सभी वस्तुएं बर्तन, सिक्के, शिलालेख इतिहास के टुकड़े हैं। इतिहास को समझने का असली काम इन टुकड़ों को एक साथ जोड़कर उस बड़ी तस्वीर को देखना है जो वे मिलकर बनाते हैं। हर टुकड़ा अपनी कहानी कहता है, लेकिन साथ मिलकर वे एक पूरी सभ्यता का संगीत रचते हैं। इस पूरी चर्चा से एक अंतिम विचार मन में आता है। दस्तावेज में कल्हण की राज तरंगिनी का जिक्र है, जिसे भारत में इतिहास लेखन के शुरुआती व्यवस्थित उदाहरणों में से एक माना जाता है। किसी संस्कृति के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है जब वो सचेत रूप से अपना इतिहास लिखना शुरू कर दे, सिर्फ राजाओं की प्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि अपने अतीत के कालानुक्रमिक विवरण के रूप में। जब कोई समाज पीछे मुड़कर अपनी कहानी खुद दर्ज करने लगता है तो क्या बदलता है? नमस्कार, द डीप डाइव्स में आपका स्वागत है। आज हम एक तरह की कह सकते हैं कि एक जासूसी करने वाले हैं। जासूसी दिलचस्प है। हाँ, हम समय में हजारों साल पीछे जा रहे हैं और हमारे सुराग हैं जमीन में दबे पत्थर के औजार, गुफाओं में बने पुराने चित्र और मिट्टी के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे शहर। बिल्कुल। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे पूर्वज, मतलब शिकारी से शहर बनाने वाले, कैसे बन गए। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है ना? ये तो तकनीक, समाज और इंसानी सोच के विकास की एक पहेली जैसी है। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे पत्थर के एक टुकड़े से शुरू हुआ सफर दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक तक पहुंचा। हर औजार, हर बर्तन का टुकड़ा, हर ईंट एक कहानी कहती है। हमें बस उसे सुनना है। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं सबसे पुराने सुराग से, पत्थर के जमाने से, यानी पाषाण काल। हाँ। इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण काल तो सबसे लंबा चला था, लाखों साल तक। हाँ, बहुत लंबा दौर था। उस दौर का इंसान कैसा था? सोचिए, ये वो समय था जब धरती का मौसम बहुत ठंडा था, जिसे हम प्लेस्टोसीन या आम भाषा में हिमयुग कह सकते हैं, आइस एज। अच्छा। उस समय का मानव, जिसे कुछ इतिहासकार क्वार्टजाइट मानव कहते हैं, वो असल में एक सर्वाइवर था। सर्वाइवर? हाँ। उसका पूरा जीवन शिकार करने और जंगली जानवरों से खुद को बचाने में ही निकल जाता था, और उसका सबसे बड़ा हथियार था क्वार्टजाइट पत्थर से बना एक बड़ा भोथरा औजार। मतलब कोई बहुत तराशा हुआ हथियार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई नक्काशीदार हथियार नहीं था, बस एक भारी पत्थर था जिसे जरूरत के हिसाब से तोड़ा गया था, एक तरह का जुगाड़। समझ गई। इसके निशान आज हमें कहाँ मिलते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि वो कैसे जीवित थे? इसके सबसे अच्छे सबूत महाराष्ट्र में बोरी और मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं के पास मिले हैं। जब आप उन औजारों को देखते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन कितना मुश्किल रहा होगा। हर दिन एक जंग थी। तो इस मुश्किल जिंदगी में बदलाव कब और कैसे आना शुरू हुआ? क्योंकि सिर्फ बड़े पत्थरों के भरोसे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता था। बिल्कुल। असली बदलाव आया मध्य पाषाण काल में। अच्छा। जो एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था। मौसम गर्म होने लगा, बर्फ पिघली, नदियां बनी। तो माहौल बदल रहा था। हाँ, और अब इंसान ने सिर्फ बड़े जानवरों का शिकार करने के बजाय मछली पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार करना सीखा। और यहीं पर एक क्रांतिकारी बदलाव आया। वो क्या था? जानवरों को पालतू बनाना। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। शिकारी से पशुपालक बनना, मतलब अब जानवर सिर्फ भोजन नहीं था, बल्कि एक संपत्ति बन रहा था। सही कहा। और इसके साथ तकनीक भी तो बदली होगी। हाँ, जाहिर है। तकनीक में जबरदस्त बदलाव आया। अब बड़े भोंथरे पत्थरों की जगह छोटे, नुकीले और ज्यादा कारगर औजारों ने ले लिए। उन्हें कुछ खास नाम दिया गया है? हाँ, उन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ्स कहते हैं। ये उस जमाने के स्विस आर्मी नाइफ की तरह थे। मतलब छोटे, हल्के और कई कामों के लिए उपयोगी। बिल्कुल। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर भाले या तीर बनाए जा सकते थे।
मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय जैसी जगहों पर हमें पशुपालन के शुरुआती सबूत मिलते भी हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव रहा होगा, है ना? हजारों सालों तक घूमने फिरने के बाद जानवरों को अपने साथ रखना, उनकी देखभाल करना। हाँ, लेकिन अभी भी वे एक जगह टिक कर तो नहीं रह रहे थे। नहीं, अभी भी वे घुमंतु ही थे। असली क्रांति हुई नवपाषाण काल में, यानी न्यू स्टोन एज में। और यहीं से इंसान ने वो कदम उठाया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। खेती करना सीख लिया। हाँ, जैसे ही आपने जमीन में बीज बोया, आपको उसकी देखभाल के लिए रुकना पड़ेगा, और बस यहीं से गांव बसे, समाज बना। और इसी को हम नवपाषाण क्रांति कहते हैं। हमारे स्रोतों में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ का जिक्र आता है। इसे उपमहाद्वीप का पहला गांव क्यों माना जाता है? मेहरगढ़ एक टाइम कैप्सूल की तरह है। यहाँ हमें खेती, स्थायी घर और व्यवस्थित जीवन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के हैं। 7000 ईसा पूर्व? हाँ, यहाँ हमें जौ और गेहूं की खेती के साथ साथ मिट्टी के घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये शिकारी संग्राहक से एक किसान बनने का जीता जागता सबूत है। और खेती के साथ साथ दूसरी तकनीकें भी तो आई होंगी? बिल्कुल, जैसे कि अब जब आपके पास अनाज है तो उसे रखने के लिए बर्तन चाहिए। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला शुरू हुई। हाँ, लोगों ने कपास उगाना और उससे कपड़े बनाना सीखा। औजार अब सिर्फ तोड़े नहीं जाते थे, उन्हें घिसकर चिकना और ज्यादा धारदार बनाया जाता था। और शायद सबसे बड़ी खोज थी आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना। सही कहा। अब आग सिर्फ सुरक्षा या गर्मी के लिए नहीं, बल्कि खाना पकाने और मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी। तो इंसान अब एक जगह बस गया, खेती कर रहा है, बेहतर औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए तो नहीं जीता। उनके मन में क्या चल रहा था, उनकी कला, उनकी मान्यताएं, क्या जमीन के नीचे से हमें उनके दिमाग में झांकने का भी कोई सुराग मिला है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका? जी, वहां 500 से ज्यादा गुफाओं की दीवारों पर हजारों साल पहले बनाए गए चित्र हैं। ये सिर्फ कला नहीं है। ये उस समय के इंसान का फेसबुक या इंस्टाग्राम में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वे हमें बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी। 500 गुफाएं, ये तो कमाल है। लेकिन इन चित्रों में क्या वे सिर्फ शिकार ही दिखाते थे, या हमें उनके पारिवारिक जीवन या उनके डर के बारे में भी कुछ पता चलता है? वे शिकार के दृश्य दिखाते हैं, जिसमें लोग समूह में जानवरों को घेर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं नाच गाने और उत्सव के चित्र। अच्छा। हाँ, कुछ चित्रों में बच्चों को खेलते हुए और महिलाओं को काम करते हुए दिखाया गया है। ये बताता है कि उनका एक सामाजिक जीवन था। एक चित्र है जिसमें एक घायल भैंसा इंसानों पर हमला कर रहा है। ये उनके जीवन के खतरों और संघर्ष को दिखाता है। मतलब ये चित्र सिर्फ तस्वीरें नहीं, भावनाएं हैं। बिल्कुल। वाह। और भी तो कई अनोखी चीजें मिली हैं जो उनकी सोच पर रोशनी डालती हैं, जैसे इनाम गांव से मिली मातृ देवी की मूर्ति। हाँ, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, वहां से मिली मातृ देवी की मूर्ति बताती है कि वे शायद प्रकृति या उर्वरता की पूजा करते थे। अच्छा। इसी तरह चिरांत जो बिहार में है, वहां हड्डियों से बने औजारों के साथ साथ सर्प पूजा के भी कुछ संकेत मिले हैं। और कश्मीर के बुर्ज़हुम में तो और भी अजीब चीज मिली। क्या मिला वहां? लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, गड्ढों वाले घर। गड्ढों में? क्यों? सोचिए, जैसे आज बंकर होते हैं, शायद वे बर्फ और ठंडी हवाओं से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें इंसान सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपने पर्यावरण के हिसाब से ढल रहा है और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। पत्थर का युग बहुत लंबा चला, लेकिन फिर इंसान ने एक ऐसी चीज खोजी जिसने सब कुछ बदल दिया, धातु। हाँ, मेटल। और यहां से कहानी ताम्रपाषाण काल में दाखिल होती है। ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान बनाते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक पीरियड वो दौर था जब इंसान पत्थर के साथ साथ पहली बार किसी धातु यानी तांबे का इस्तेमाल कर रहा था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग था। लोग तांबे को पिघलाकर औजार और गहने बना रहे थे। एक मिनट, तांबा और कांसा दोनों तो धातु ही हैं। सिर्फ कांसे का इस्तेमाल ना करने से ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता से इतने कम विकसित कैसे हो गए? क्या इन दोनों में इतना बड़ा फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। ये समझना बहुत जरूरी है। तांबा अपने आप में एक नरम धातु है। अच्छा। उससे बने औजार बहुत जल्दी मुड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। कांसा, जो तांबे और टिन को मिलाकर बनता है, वो एक मिश्र धातु, एक एलॉय है और कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है।
मतलब उससे बेहतर हथियार बन सकते थे। बेहतर औजार, मजबूत हथियार, बारीक बर्तन, सब कुछ। ये फर्क वैसा ही है जैसे एक कच्ची मिट्टी की दीवार और एक पक्की ईंट की दीवार में होता है। सिंधु घाटी के लोग ये मिक्सिंग का विज्ञान जानते थे, जो उन्हें अपने समय से बहुत आगे ले गया। समझ गए। और इसी दौर में दक्षिण भारत में एक और संस्कृति चल रही थी, महापाषाण काल की। इसका क्या मतलब है? मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर। ये संस्कृति अपने मृतकों को दफनाने के खास तरीके के लिए जानी जाती है। वो कैसे? वे कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे, एक तरह का स्मारक बनाते थे। और दिलचस्प बात यह है कि इन कब्रों से हमें मृतकों के कंकाल के साथ साथ लोहे के हथियार और औजार भी मिले हैं। लोहा मतलब आयरन? हाँ, ये इस बात का संकेत है कि अब हम दक्षिण भारत में लौह युग यानी आयरन एज की दहलीज पर खड़े हैं। तो अब तक लोग गांवों में रह रहे हैं, तांबे और पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। लेकिन फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ऐसा हुआ जो किसी धमाके से कम नहीं था। हाँ, छोटे छोटे गांवों की जगह अचानक सुनियोजित शहरों ने ले ली। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता। इसका पैमाना कितना बड़ा था? इसका पैमाना आज भी हैरान कर देता है। हमारे स्रोतों के नक्शे को देखें तो ये सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी। और पूरब पश्चिम में? पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर से पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा पर सुत का गेंडोर तक। ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़े इलाके में फैली थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी स्थानीय संस्कृति नहीं थी? नहीं, ये एक साम्राज्य था। और इसके शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये नाम सुनते ही एक भव्य तस्वीर दिमाग में आती है। इनकी शहरी योजना के बारे में कहा जाता है कि वो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद प्रशासनिक इमारतें होती होंगी। हाँ, शायद। और एक निचला आवासीय इलाका। लेकिन कमाल की बात है इनकी प्लानिंग। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में। जैसे किसी ने पहले नक्शा बनाया और फिर शहर बसाया हो। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि उनकी जल निकासी व्यवस्था तो अविश्वसनीय थी। अविश्वसनीय से भी बढ़कर हर घर में अपना स्नानागार और शौचालय होता था। घर की नालियां गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी और ये सारी नालियां ढकी हुई होती थी। ढकी हुई? जी। 5000 साल पहले? हाँ, सोचिए उस जमाने में सार्वजनिक स्वच्छता का ऐसा ध्यान रखा जाता था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक नागरिक सोच का प्रतीक है। तो ये लोग कौन थे जो इतने उन्नत शहरों में रहते थे? उनका समाज कैसा था? हमें वहां से मातृ देवी की बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, जिससे कई इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज मातृ सत्तात्मक रहा हो, जहां महिलाओं का दर्जा ऊंचा था। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन क्या ये कहना कि समाज मात्र सत्तात्मक था सिर्फ देवी की मूर्तियों के आधार पर एक बड़ा दावा नहीं है? हो सकता है कि वे सिर्फ उर्वरता की पूजा करते हों और असल में समाज पर पुरुषों का ही नियंत्रण हो। क्या इतिहासकारों के बीच इस पर कोई बहस है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक पक्ष का मानना है कि ये मूर्तियां समाज में महिलाओं की सत्ता की ओर इशारा करती हैं। दूसरा पक्ष कहता है कि ये सिर्फ उर्वरता की देवी की पूजा है, जैसे धरती माँ की पूजा, और इसका सामाजिक ढांचे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ लेते ये रहस्य बना रहेगा। लेकिन ये तय है कि वो कृषि में माहिर थे। गेहूं, जौ उगाते थे और वे दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया। कपास? हाँ, जिसे मेसोपोटामिया के लोग सिंडन कहते थे, जो सिंधु से ही निकला है। और उनका व्यापार? सुना है वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। हाँ, वे लंबी दूरी का व्यापार करते थे। गुजरात का लोथल उनका एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बिल्कुल। हमें मेसोपोटामिया मतलब आज के इराक में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं और हड़प्पा में मेसोपोटामिया का सामान। वे राजस्थान की खेतरी खानों और ओमान से तांबा आयात करते थे। मतलब एक बहुत ही संगठित व्यापार नेटवर्क था। हाँ। अब आते हैं उनकी मान्यताओं पर। पशुपति की मोहर का जिक्र बार बार आता है। ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये हमें उनकी धार्मिक दुनिया की एक झलक देती है। इस मोहर पर एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है, जिसके 3 सिर हैं और उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। इसे शिव का आदि रूप माना जाता है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का आदि रूप,
पशुपति यानी जानवरों का देवता मानते हैं। इसके अलावा हमें लिंग पूजा के सबूत लोथल और कालीबंगन में अग्निकुंड भी मिले हैं। अग्निकुंड मतलब वो यज्ञ करते थे? शायद किसी तरह के यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के लिए होते होंगे। वे तावीज भी पहनते थे, जो दिखाता है कि वे शायद बुरी आत्माओं और नजर से बचने में भी विश्वास करते थे। और इन सब पर पर्दा डाल देती है उनकी रहस्यमयी लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। हाँ, ये सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। ये एक पहेली जैसी लिपि है जिसमें शब्दों की जगह चित्र और निशान है। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा मजेदार था। हाँ, जिसे विशेषज्ञ बुस्ट्रोफेडॉन कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है। एक लाइन इधर से उधर, फिर अगली लाइन उधर से इधर। अच्छा, वो ऐसे लिखते थे? जी हाँ, एक लाइन दाईं से बाएं तो अगली बाईं से दाएं। अगर हम इसे समझ पाते तो शायद उनके राजाओं, उनके भगवानों और उनकी कहानियों के बारे में जान पाते। चलिए कुछ खास शेरों और उनकी अनूठी पहचान पर बात करते हैं। धोलावीरा के बारे में कहा जाता है कि वहां का जल प्रबंधन अद्भुत था। धोलावीरा, जो गुजरात में है, वो जल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। वह एक सूखे इलाके में था, इसलिए उन्होंने पानी बचाने और जमा करने के लिए जलाशयों, नहरों और बांधों का एक अविश्वसनीय नेटवर्क बनाया था। और शहर भी अलग था, है ना? हाँ, शहर भी बाकी शहरों की तरह 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बटा था। और यहीं से हमें 10 अक्षरों वाला एक विशाल साइन बोर्ड मिला है, शायद दुनिया का पहला बिलबोर्ड। और चन्हुदड़ो, वहां कोई गढ़ या किला नहीं था? हाँ, चन्हुदड़ो एक तरह का औद्योगिक शहर था। यहाँ कोई किला नहीं था, बल्कि यहाँ मनके बनाने के कारखाने, मोहरे बनाने की दुकानें थीं, एक क्राफ्ट सेंटर। और कालीबंगन का मतलब है काली चूड़ियां? बिल्कुल, वहाँ चूड़ी बनाने का उद्योग था। और यहीं से हमें जुते हुए खेत का भी पहला सबूत मिला है। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, वो तो आज भी एक अजूबा है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ, एक पक्की ईंटों से बना तालाब है जो इतना मजबूत है कि आज भी वाटरप्रूफ है। कमाल है। यह शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। मोहनजोदड़ो में ही हमें इस सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार यानी अनाज का गोदाम भी मिला है। और हड़प्पा में भी गोदाम मिले हैं? हाँ, हड़प्पा में भी एक लाइन से बने 6 बड़े-बड़े गोदाम मिले हैं। ये सिर्फ अनाज रखने की जगह नहीं थी, ये उस सभ्यता की आर्थिक शक्ति का प्रतीक था। इसका मतलब है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज था, एक संगठित सरकार थी, शायद एक टैक्स सिस्टम भी था जो ये सब चलाता था। इतनी उन्नत सभ्यता, इतने बेहतरीन शहर, इतना फैला हुआ व्यापार, फिर अचानक सब खत्म कैसे हो गया? ये $1 मिलियन का सवाल है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं कि ये महान सभ्यता बिखरने लगी। लेखन का इस्तेमाल कम हो गया, लंबी दूरी का व्यापार ठप पड़ गया, शहर खाली होने लगे। पर क्यों? क्या हुआ था? कोई एक कारण नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सरस्वती नदी सूख गई। कुछ कहते हैं कि किसी बाहरी आक्रमण ने उन्हें खत्म कर दिया। और कुछ का मानना है कि अर्थव्यवस्था के ढहने और आंतरिक कलह के कारण ये सभ्यता धीरे धीरे गुमनामी में खो गई। सच, शायद इन सब का मिश्रण हो। शायद। तो ये था हमारे पूर्वजों का सफर, एक पत्थर को हथियार बनाने से लेकर ऐसे शहर बनाने तक जिनकी योजना आज भी हमें हैरान करती है। ये जानना कितना अद्भुत है कि आज से हजारों साल पहले भी लोग इतने संगठित, इतने कुशल और इतने आधुनिक थे। बिल्कुल, ये कहानी हमें बताती है कि मानव समाज ने कितनी लंबी और जटिल यात्रा तय की है। खेती, शहरीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब कोई नई बातें नहीं हैं। इनकी जड़ें हमारी जमीन में हजारों साल गहरी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस बात का सबूत है कि हम हमेशा से ही इनोवेटर और निर्माता रहे हैं। हाँ। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में गूंजता रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की वो रहस्यमयी लिपि जो किसी खजाने की चाबी की तरह है, पर हमें उसे खोलना नहीं आता। सोचिए, अगर कल कोई उसे समझने में कामयाब हो जाए तो इतिहास की कितनी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। हमें उनके राजाओं के नाम पता चल सकते हैं, उनकी कविताएं, उनकी प्रार्थनाएं, और शायद उनके पतन का असली कारण भी। हाँ, ये एक ऐसा रहस्य है जो अतीत में दफन है और भविष्य में किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम टाइम मशीन में बैठकर लगभग 3500 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे दौर में जहां दुनिया आज से बहुत अलग थी। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां घुमंतू कबीले थे और जिनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी गायें थीं। हाँ, जमीन नहीं, गायें। और फिर हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ 100 सालों में वही समाज विशाल साम्राज्यों,
किलों और शक्तिशाली सेनाओं की जमीन बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो आज का हमारा मिशन है वैदिक काल से महाजनपदों के उदय तक के इस जबरदस्त बदलाव को समझना। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी, एक धातु ने भारत के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और जो बात इसे सबसे ज्यादा रोमांचक बनाती है वो है बदलाव की रफ्तार। सोचिए, लोहा उस दौर का, कह सकते हैं, इंटरनेट था। इंटरनेट, ये तो बड़ा दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, जैसे इंटरनेट ने जानकारी, व्यापार और समाज को बदल दिया, वैसे ही लोहे ने हर चीज को रीबूट कर दिया। ये सिर्फ खेती का एक औजार नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का कोड था, जिसने घुमंतु कबीलों को साम्राज्य बनाने का सॉफ्टवेयर दिया। वाह! तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल से, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये कोई एक जैसा दौर तो नहीं था? नहीं। स्रोत इसे साफ तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और इन दोनों के बीच की वो कौन सी दीवार थी जिसने सब कुछ बदल दिया? वो दीवार थी लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई लोहे की खोज। ये गेम चेंजर था। इससे पहले का जो समय है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि उसकी सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है ना? और बाकी के 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, हमें बाद के दौर यानी उत्तर वैदिक काल की तस्वीर दिखाते हैं। तो उस शुरुआती दौर में चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोगों की जिंदगी कैसी थी? मतलब क्या खाते थे, कैसे रहते थे? देखिए, ये एक पशुपालक और अर्धघुमंतु समाज था। वो सप्त सिंधु क्षेत्र यानी आज के पंजाब और आसपास के इलाके में रहते थे। और उनकी सबसे बड़ी दौलत गाय थी। हाँ, जमीन नहीं, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी गायों के लिए होती थीं, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। और पूजा पाठ? वो भी आज से बहुत अलग था। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति पूजा नहीं। वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। जब मैं इन स्रोतों को देख रही थी तो एक चीज ने मुझे सच में चौंका दिया, महिलाओं की स्थिति। अच्छा। हम आज भी जिन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनमें से कई उन्हें उस दौर में हासिल थे। सती प्रथा, बाल विवाह या पर्दा प्रथा का कोई जिक्र तक नहीं है। ये अविश्वसनीय लगता है ना? ये बिल्कुल सच है, और इस दौर की सबसे प्रगतिशील बातों में से एक है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। वो राजनीतिक सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। हाँ, सभा और विदत जैसी महत्वपूर्ण सभाओं में हिस्सा लेती थीं और अपनी राय रखती थीं। यहाँ तक कि विधवा पुनर्विवाह की भी अनुमति थी। कमाल है। हालांकि परिवार पितृसत्तात्मक थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के मातृसत्तात्मक समाज से एक बड़ा बदलाव था, लेकिन सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कमाल की थी। और शासन कैसे चलता था? कोई राजा, कोई महल? महल तो नहीं थे, क्योंकि समाज ही घुमंतु था। शासन की सबसे बड़ी इकाई थी जन यानी कबीला। और उसका मुखिया? राजन होता था। हाँ, पर वो आज के राजा जैसा नहीं था। उसका मुख्य काम युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना और गायों की रक्षा करना। बिल्कुल, जमीन पर कब्जा करना नहीं। तो एक ऐसा समाज जो प्रकृति के करीब है, जिसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी है और जहां दौलत का मतलब गाय है। और फिर एंट्री होती है लोहे की, जिसे स्रोतों में श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। इस एक धातु ने इस पूरी तस्वीर को कैसे बदल दिया? इसने तस्वीर को बदला नहीं, फाड़ कर एक नई तस्वीर बना दी। लोहे से बने मजबूत औजारों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया। अच्छा। और लोहे के फाल वाले हल से गहरी जुताई होने लगी, जिससे गंगा के उपजाऊ मैदानों में पैदावार कई गुना बढ़ गई। तो अर्थव्यवस्था का केंद्र गायों से खिसक कर जमीन और कृषि पर आ गया। एकदम। लोग स्थायी रूप से बसने लगे, गांव बनने लगे और चावल और गेहूं मुख्य भोजन बन गए। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था का इंजन पशुपालन से बदलकर खेती हो गया। लेकिन समाज पर इसका क्या असर हुआ? मुझे लगता है जब दौलत का रूप बदलता है तो समाज के नियम भी बदलते हैं। बहुत गहरा सवाल है, और असर जबरदस्त और मिलाजुला था। एक तरफ कृषि से स्थिरता आई, लेकिन दूसरी तरफ समाज में गहरी दरारें पड़ने लगीं। जैसे कि? सबसे बड़ा झटका महिलाओं की स्थिति को लगा। उनकी सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम हो गई। अब उन्हें सभाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। और जो बलि पहले भेंट होती थी, वो अब एक अनिवार्य टैक्स बन गया। और वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? वो तो ऋग्वैदिक काल में भी थी, लेकिन तब वो कर्म पर आधारित थी, उतनी कठोर नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ये जन पर आधारित और बहुत कठोर हो गई। मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान राजा की शक्ति का केंद्र बन गए। इसी दौर में अस्पृश्यता की अवधारणा पहली बार सामने आई और गोत्र व्यवस्था भी स्थापित हुई। और राजनीति?
राजन जो पहले सिर्फ कबीले का सरदार था, अब उसका क्या हुआ? अब वो सम्राट बनने की राह पर था। जन यानी कबीला अब जनपद या राष्ट्र यानी एक क्षेत्रीय राज्य बन गया। तो अब उसका काम भूमि की रक्षा करना हो गया? बिल्कुल। और अपनी इस बड़ी हुई शक्ति को दिखाने के लिए राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे विशाल यज्ञ होने लगे। वाजपेयी तो एक तरह की रथ दौड़ होती थी। उस जमाने की फॉर्मूला 1 रेस समझिए। हाँ, कह सकते हैं, जहां राजा की जीत उसकी श्रेष्ठता का प्रतीक थी। तो इस कृषि आधारित समाज ने, जहां अब जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हो रहा था, शहरों और बड़े राज्यों के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया। और यहीं से महाजनपदों का दौर शुरू होता है, जिसे द्वितीय नगरीकरण भी कहा गया है। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। बिल्कुल। लगभग 600 ईसा पूर्व तक गंगा के मैदानों में 16 बड़े राज्य या महाजनपद उभर चुके थे। ये एक तरह की एंशिएंट इंडियन पावर लीग थी। हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मुख्य रूप से 2 ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन 16 खिलाड़ियों में कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कोसल, काशी, अंग, मगध जैसे बड़े नाम शामिल थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे के सारे राजतंत्र नहीं थे, है ना? सही कहा। इनमें से कुछ गणराज्य थे। मतलब वहां किसी एक राजा का शासन नहीं था? नहीं, बल्कि कुलीनों का एक समूह मिलकर शासन करता था, जैसे आज की समितियां। वज्जी और मल्ल ऐसे ही शक्तिशाली गणराज्य थे। और बुद्ध और महावीर भी इन्हीं गणों से थे। जी, गौतम बुद्ध शाक्य गण से और महावीर ज्ञात्रिक गण से। तो उस दौर में लोकतंत्र के कुछ शुरुआती प्रयोग भी हो रहे थे। तो अब हमारे पास ये 16 महाजनपद है, एक तरह की पावर लीग। लेकिन इतिहास गवाह है, हर लीग में एक टीम होती है जो बाकी सबको पछाड़ देती है। यहाँ वो टीम थी मगध। हाँ, मगध। सवाल ये है कि मगध के पास ऐसा क्या था जो बाकी 15 के पास नहीं था? उनका सीक्रेट सॉस क्या था? मगध की सफलता के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहों का एक परफेक्ट कॉकटेल था। सबसे पहले भूगोल, लोकेशन। हाँ, उनकी पहली राजधानी थी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक किले जैसी थी। मतलब जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन जैसी नदियों के संगम पर थी। इससे व्यापार के लिए जलमार्ग भी मिला और सुरक्षा के लिए एक जल दुर्ग भी। तो पहला कारण तो हो गया लोकेशन। हाँ। और दूसरा कारण था प्राकृतिक संसाधन। जिस इलाके में मगध था, यानी आज का दक्षिणी बिहार, वहां लोहे के भंडार थे। वही लोहा जिसने इस पूरी क्रांति की शुरुआत की थी। हाँ, तो उनके पास बेहतरीन हथियार और कृषि उपकरण बनाने के लिए कच्चा माल बहुतायत में था। तीसरा, उपजाऊ भूमि, जिससे इतना कृषि अधिशेष होता था कि वे एक बहुत बड़ी स्थायी सेना का खर्च उठा सकते थे। और चौथा, उनका ट्रम्प कार्ड, उनका सीक्रेट वेपन, युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल। हाथी, ये तो उस दौर का टैंक ब्रिगेड हो गया। बिल्कुल। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि घोड़ों और पैदल सैनिकों की सेना के सामने जब हाथियों की दीवार खड़ी होती होगी तो उनका मनोबल कैसे टूट जाता होगा। किलों के दरवाजे तोड़ने और सेना को कुचलने के लिए। हाँ, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और सामरिक फायदा था जो किसी और के पास नहीं था। तो मगध के पास लोकेशन है, रिसोर्स है, पैसा है और मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी। अब बस जरूरत थी कुछ महत्वाकांक्षी लीडर्स की। और कहानी शुरू होती है हर्यंक वंश से, जिसका पहला बड़ा नाम था बिंबिसार। हाँ, वो एक बहुत ही चतुर शासक था। उसने सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि विवाह संबंधों से साम्राज्य का विस्तार किया। मेक फैमिली नॉट वॉर की पॉलिसी थी उसकी। लेकिन फिर उसका बेटा अजातशत्रु आया और उसकी कहानी तो काफी नाटकीय है। नाटकीय से भी बढ़कर अजातशत्रु ने सत्ता के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। ये तो बहुत। हाँ, मगध के इतिहास का एक काला अध्याय था। लेकिन वो एक बहुत शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। उसी ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का काम? जी, ये काम अजातशत्रु के बेटे उदायीन ने किया। कहते हैं कि उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अच्छा। उदायीन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और फिर आए नंद वंश। इनके बारे में कहा जाता है कि वे भारत के पहले गैर क्षत्रिय शासक थे। ये बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जिन्हें पुराणों में सर्व क्षत्रियांतक
यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। वो भारत के पहले एम्पायर बिल्डर माने जाते हैं। और यही वो वंश था जिसका सामना करने से सिकंदर ने भी परहेज किया। हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। जब सिकंदर अपनी विश्व विजयी सेना के साथ व्यास नदी के तट पर पहुंचा तो उसके सैनिकों को पता चला कि नदी के उस पार मगध का राजा धनानंद अपनी विशाल सेना के साथ उनका इंतजार कर रहा है। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी। 3,000 हाथी? जी। सिकंदर के सैनिक जो सालों से लड़ते लड़ते थक चुके थे, उन्होंने जब इस अजेय लगने वाली सेना के बारे में सुना तो उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। और दुनिया जीतने वाले सिकंदर को भारत की सीमा से ही वापस लौटना पड़ा। ये नंदों की सैन्य शक्ति का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर देखें तो हमने लगभग 1,000 साल का सफर तय किया है। कहाँ प्रकृति की पूजा करने वाले, गायों के लिए लड़ने वाले कबीले, और कहाँ एक ऐसा साम्राज्य जिसकी ताकत के डर से सिकंदर की सेना भी कांप गई। ये जबरदस्त बदलाव है। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि कैसे तकनीक यानी लोहे ने हर चीज को बदल दिया। ये सिर्फ एक धातु नहीं थी, ये एक नई सभ्यता की नींव थी। इसने अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, राजनीति, हर चीज को एक नया आकार दिया। हर एक बदलाव की जड़ में कहीं न कहीं वो श्याम अयस ही था। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक बात का जिक्र है। कहा जाता है कि मगध का समाज गैर रूढ़िवादी था। मतलब वहां पारंपरिक वैदिक नियमों और कर्म कांडों का उतना कठोर पालन नहीं होता था। हाँ, जितना कुरु पांचाल जैसे पुराने केंद्रों में होता था। शायद इसी खुलेपन की वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए क्रांतिकारी विचारों को वहां सबसे ज्यादा समर्थन मिला और वे वहीं से पूरे भारत में फैले। तो सवाल ये है जिस पर सोचा जा सकता है, इतिहास में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो समाज मुख्य धारा से थोड़े अलग, थोड़े गैर रूढ़िवादी माने जाते हैं, वही समाज आगे चलकर अगले महान नवाचार, अगली बड़ी क्रांति या अगले महान साम्राज्य का केंद्र बन जाते हैं। नमस्कार, और आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जो आम किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक विशाल, ताकतवर मौर्य साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं और फिर उसके बिखरने के बाद की उथल-पुथल भी दिखाते हैं। तो चलिए इन दस्तावेजों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि उस दौर की असली तस्वीर कैसी थी। समझने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था और उसकी टूटने के बाद क्या हुआ। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह है मौर्य साम्राज्य के स्रोत। यानी हमें ये सब पता कहाँ से चलता है। मोटे तौर पर 2 तरह के सबूत हैं, जो लिखा गया है यानी साहित्यिक स्रोत, और जो जमीन से मिला है मतलब पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो सब जानते हैं, लेकिन मेगस्थनीज की इंडिका और विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस भी हैं। हाँ, यह एक दिलचस्प बात है। मुद्रा राक्षस तो मौर्य काल के कई 100 साल बाद गुप्त काल में लिखा गया। तो क्या हम इसे इतिहास माने या एक तरह का ऐतिहासिक नाटक? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुद्रा राक्षस को हमें एक ऐतिहासिक दस्तावेज से ज्यादा एक साहित्य कृति की तरह देखना चाहिए, जो हमें उस दौर की लोकप्रिय धारणाओं के बारे में बताती है। अच्छा। यह हमें दिखाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी सदियों बाद भी लोगों के मन में कितनी जीवित थी। लेकिन हाँ, एकदम सटीक ऐतिहासिक जानकारी के लिए हम अर्थशास्त्र और इंडिका पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इंडिका तो एक बाहरी व्यक्ति का नजरिया है। हाँ, इंडिका खास है क्योंकि वो एक बाहरी व्यक्ति, एक यूनानी राजदूत का नजरिया है। और अब बौद्ध ग्रंथों का भी जिक्र है, जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश। ये अशोक के बारे में क्या बताते हैं? ये ग्रंथ अशोक को एक बौद्ध धर्म के महान प्रचारक के रूप में दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। ये एक तरह से बौद्ध धर्म के नजरिए से लिखा गया इतिहास है। अच्छा। इसी तरह तिब्बती ग्रंथ दिव्यावदान भी अशोक की कहानियों से भरा है। ये तो हुई किताबों की बात। अब आते हैं जमीन से मिले सबूतों पर। यहाँ उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड यानी NBPW का जिक्र है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। हाँ। क्या ये उस जमाने के लग्जरी डिनरवेयर जैसा कुछ था? इसके मिलने का मतलब क्या है? आपने बिल्कुल सही समझा। NBPW
उस दौर के सबसे बेहतरीन और महंगे मिट्टी के बर्तन थे। अच्छा। इनकी सतह शीशे की तरह चमकदार होती थी। जहां भी ये मिलते हैं हम अंदाजा लगाते हैं कि वो एक समृद्ध शहरी इलाका था जहां अमीर लोग रहते थे। सही। इसके साथ ही पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल और वलय कूप, रिंग वेल्स। हाँ, रिंग वेल्स, यानी एक के ऊपर एक छल्ले रखकर बनाए गए पक्के कुएं, ये सब एक व्यवस्थित शहरी जीवन और उन्नत तकनीक की निशानी है। और अशोक के अभिलेख, उन्हें तो मौर्य काल का सबसे सीधा और पक्का सबूत माना जाता है। सुना है कि ये कई भाषाओं और लिपियों में लिखे गए थे। हाँ, और यही उनकी सबसे असाधारण बात है। सोचिए, एक सम्राट अपने संदेशों को पत्थर पर खुदवा रहा है। ये सभी स्तंभ चुनार की पहाड़ियों के बलुआ पत्थर से तराशे गए थे। इन्हें 3 भाषाओं, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक में लिखा गया था। 3 भाषाएं और 4 अलग-अलग लिपियां। ये तो आज के जमाने में भी किसी सरकार के लिए मुश्किल होगा। ये दिखाता है कि वे सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सच में शासन करना जानते थे। बिल्कुल, ये उनकी प्रशासनिक समझ को दिखाता है। साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उत्तर पश्चिम में, जहां यूनानी प्रभाव था। सही, जहां यूनानी और ईरानी प्रभाव था, वहां उन्होंने यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी इस्तेमाल किया। कंधार में मिला एक शिलालेख तो द्विभाषी है। कमाल है। ये विविधता का सम्मान करने और ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि उनका संदेश हर किसी तक पहुंचे। इन संदेशों को सबसे पहले डिकोड किसने किया? ये श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसिप को जाता है। उनकी खोज ने भारतीय इतिहास को समझने की दिशा ही बदल दी। इन अभिलेखों को हम 3 तरह से देख सकते हैं। अच्छा, कैसे? कुछ तो उनकी पर्सनल ब्रांडिंग थे, जैसे मास्की और गुर्जरा के अभिलेख, जहां वे पहली बार अपना असली नाम अशोक बताते हैं, वरना ज्यादातर जगह देवनामी प्रियदर्शी ही लिखा है। कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स थे, जैसे रुमिंदेई का अभिलेख, जो एक तरह का टैक्स ब्रेक था, जहां उन्होंने बुद्ध के जन्मस्थान होने के कारण लगान घटा दिया था। अच्छा। और ज्यादातर उनकी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स थे, जो उनके धम्म के बारे में थे। अशोक का धम्म हमेशा से एक पहेली रहा है। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म था या कुछ और? ये बौद्ध धर्म से प्रेरित जरूर था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ धर्म का प्रचार नहीं था। यहाँ एक बहुत गहरी राजनीतिक सोच छिपी है। वो क्या? देखिए, अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसमें अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों के लोग रहते थे। अशोक धम्म का इस्तेमाल एक गोंद की तरह कर रहे थे, जो इस विविधता को एक साथ जोड़ सके। मतलब ये नैतिकता से ज्यादा एक राजनीतिक रणनीति थी। हाँ, ये सिर्फ नैतिकता नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर राजनीतिक रणनीति थी। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था। हाँ, एक नैतिक आचार संहिता। इसमें ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करने और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई थी। इसका लक्ष्य एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समाज बनाना था, ताकि साम्राज्य बिना किसी विद्रोह के चलता रहे। इतने बड़े साम्राज्य को चलाना कोई मजाक नहीं था। प्रशासन का ढांचा कैसा था? स्रोतों में प्रादेशिका, राजूका, युक्त, गोपा, स्थानिका जैसे कई अधिकारियों के नाम आते हैं, जो याद रखने में मुश्किल हैं। नामों में उलझने की जरूरत नहीं है, बस इसके सिस्टम को समझिए। ठीक है। एक बहुत ही स्पष्ट हायरार्की थी। सबसे ऊपर राजा, फिर प्रांतों में राजकुमार या गवर्नर, उनके नीचे जिले थे और फिर गांव। हर स्तर पर अधिकारी थे, जो टैक्स वसूलने से लेकर न्याय करने और रिकॉर्ड रखने तक का काम देखते थे। हर काम के लिए एक खास अफसर था। तो क्या हम कह सकते हैं कि समाहर्ता आज के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह था, जो टैक्स कलेक्शन का प्रमुख था, और सन्निधाता मुख्य कोषाध्यक्ष या ट्रेजरी हेड जैसा था? ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बिल्कुल, समाहर्ता पूरे राजस्व विभाग का प्रमुख था और सन्निधाता शाही खजाने और भंडारगृहों की देखभाल करता था। अच्छा। ये दिखाता है कि आर्थिक प्रबंधन कितना संगठित था। और हाँ, मेगास्थनीज ने तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के लिए 30 लोगों की एक समिति का भी वर्णन किया है, जो 6 छोटी-छोटी समितियों में बटी थीं। वो क्या-क्या देखती थी? वो जन्म मृत्यु के पंजीकरण से लेकर बाजार की कीमतों पर भी नजर रखती थीं। और जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को बिना जासूसों के नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं, एक बहुत ही मजबूत जासूसी नेटवर्क था। पतिवेदक नाम के विशेष रिपोर्टर थे,
जो किसी भी समय कहीं भी सीधे राजा को रिपोर्ट कर सकते थे। ओह, संस्था वो जासूस थे जो एक ही जगह रहकर काम करते थे, और विष कन्या जैसी महिला जासूसों का भी इस्तेमाल होता था। ये साम्राज्य की आंख और कान थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या राज्य का इसमें सीधा दखल था? हाँ, बहुत ज्यादा। मौर्य काल में पहली बार राज्य ने अर्थव्यवस्था को इतने बड़े पैमाने पर नियंत्रित किया। एक बड़ी बात यह थी कि शूद्रों को पहली बार संगठित रूप से कृषि में लगाया गया। अच्छा, सीता उस जमीन को कहते थे जो सीधे राज्य की होती थी, और उस पर दासों या कैदियों से खेती करवाई जाती थी। राज्य सिंचाई के लिए नहरें और झीलें भी बनवाता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील। और सेना? कहते हैं कि मौर्य सेना बहुत विशाल थी। बहुत विशाल। कुछ स्रोतों के अनुसार करीब 6 लाख पैदल सैनिक थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेना में भर्ती के लिए वर्ण व्यवस्था की कोई पाबंदी नहीं थी। कोई भी सैनिक बन सकता था? हाँ, कोई भी वर्ण का व्यक्ति सैनिक बन सकता था। उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तो मौर्य साम्राज्य के सुनहरे दौर के बाद क्या हुआ? इतना मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य आखिर बिखर कैसे गया? दस्तावेज इसे आंतरिक और बाहरी राजवंशों में बांटते हैं। हाँ, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और जल्द ही बिखर गया। इसके बाद पूरे भारत में एक राजनैतिक शून्यता आ गई। तो जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, एक बड़ा साम्राज्य टूट रहा था, तो क्या पूरे देश में अराजकता फैल गई थी, या इन नए राजवंशों ने कुछ नया और अलग किया? यहीं पर आंतरिक और बाहरी राजवंशों का विभाजन आता है। आंतरिक वो थे जो भारत के ही थे, जैसे शुंग और कर्ण। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, जो खुद एक मौर्य सेनापति था। लेकिन दक्कन में एक बड़ी शक्ति उभरी, सातवाहन। सातवाहनों के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की। हाँ, और ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। तो मतलब एक धार्मिक काम के लिए शुरू की गई प्रथा ने अनजाने में सत्ता का एक नया मॉडल बना दिया, जहां जमीन ही शक्ति का स्रोत बन गई। ये तो इतिहास के सबसे बड़े अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस में से एक लगता है। बिल्कुल। इसी ब्रह्मदेय प्रथा ने धीरे धीरे सामंतवाद की नींव रखी, जिसका असर अगली कई सदियों तक रहा। सही है। अब बात करते हैं बाहरी राजवंशों की, जो मध्य एशिया से आए। इनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक। वे पहले शासक थे जिन्होंने भारत में ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का चेहरा और नाम साफ साफ लिखा होता था। अच्छा। उनके बाद शकाय, फिर पार्थियन, और फिर सबसे शक्तिशाली कुषाण। कुषाणों ने तो सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था, है ना? अच्छा, ये बहुत बड़ी बात रही होगी। साम्राज्य पर शासन किया। सिल्क रूट को नियंत्रित करने का मतलब था कि चीन और रोम के बीच होने वाले पूरे व्यापार पर उनका नियंत्रण था, जिससे वे बहुत अमीर हो गए। वे भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। उनके सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, जिन्हें दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, एक बड़ा साम्राज्य टूट रहा था और बाहर से नई शक्तियां आ रही थीं, क्या दक्षिण भारत की कहानी बिल्कुल अलग थी, या उत्तर की इन घटनाओं का वहां कोई असर हो रहा था? दक्षिण भारत की कहानी काफी हद तक अलग थी। वहां एक बिल्कुल नई और जीवंत संस्कृति विकसित हो रही थी, जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। संगम युग? हाँ, यहाँ 3 बड़े राज्य थे, चोल, पांड्य और चेर। और वहां का समाज कैसा था? क्या उत्तर भारत की तरह ही वर्ण व्यवस्था थी? नहीं, वहां का सामाजिक ढांचा अलग था। वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी। समाज मुख्य रूप से वर्गों में बटा था। अच्छा। बड़े जमींदारों को विल्लार कहते थे, साधारण किसान उझावर कहलाते थे, और भूमिहीन मजदूरों को अदिमय या कदेसियार कहा जाता था। यहाँ की एक अनोखी प्रथा थी विरगल, यानी वीर पूजा, जिसमें युद्ध में शहीद हुए योद्धाओं की याद में पत्थर के स्मारक बनाए जाते थे। और संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य का गौरव माना जाता है। हाँ, संगम साहित्य इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष है। मतलब इसमें धर्म से ज्यादा प्रेम, युद्ध, प्रकृति और मानव भावनाओं की बात की गई है। 3 महान संगम या कवियों की सभाएं हुई। अच्छा। इनमें से जो ग्रंथ हमें मिले हैं, उनमें तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है, और तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुराल एक तरह की नैतिक संहिता है, जिसे तमिल वेद भी कहते हैं। और 3 महाकाव्यों का भी जिक्र है, सिलप्पदिकारम, मणिमेखलाई और सीवक संतामणि।
ये तीनों महाकाव्य उस समाज का आईना है। सिलप्पदिकारम में कण्णगी नाम की एक साधारण महिला की कहानी है जो अपने पति के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ती है और पूरे मदुरै शहर को श्राप दे देती है। मणिमेखले उसी कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां कण्णगी की बेटी एक नर्तकी से बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और सीवक चिंतामणि एक राजकुमार की कहानी है जो कई साहसिक कारनामों और शादियों के बाद अंत में जैन साधु बन जाता है। ये कहानियां तो समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल, ये कहानियां हमें उस समय के मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक तनावों की गहरी समझ देती हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने एक विशाल केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य से लेकर क्षेत्रीय शक्तियों के एक बिखरे हुए दौर और फिर दक्षिण की एक पूरी तरह से अलग और समृद्ध सांस्कृतिक दुनिया तक की यात्रा की। ये दिखाता है कि ये दौर कितना गतिशील और जटिल था। ये सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी नहीं है। सही। यह विचारों, संस्कृतियों और लोगों के मेलजोल की कहानी है। मौर्यों की केंद्रीकृत व्यवस्था, कुषाणों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संगम युग की स्थानीय संस्कृति, इन सब ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी। यहाँ एक विचार मन में आता है। स्रोतों में बताया गया है कि सातवाहनों ने धार्मिक कारणों से भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की, जिससे अंततः सामंतवाद का जन्म हुआ। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अक्सर धार्मिक या पवित्र इरादों से शुरू की गई प्रथाओं के कितने बड़े अनपेक्षित राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जो सदियों तक समाज को आकार देते हैं। भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा समय जब विज्ञान, साहित्य और कला सब अपने शिखर पर थे। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो शिलालेखों, साहित्यिक ग्रंथों, सिक्कों और उस दौर के कुछ ऐतिहासिक नोटों का एक दिलचस्प मिश्रण है। और ये स्रोत एक बड़ी ही मजेदार पहेली हमारे सामने रखते हैं। एक तरफ हमें दिखता है एक ऐसा साम्राज्य जो राजनीतिक तौर पर, मतलब मौर्यों जितना मजबूत या सेंट्रलाइज नहीं था, जिसकी ताकत धीरे धीरे बिखर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौर में हमें संस्कृति, विज्ञान और कला का एक ऐसा विस्फोट दिखाई देता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद इसी पहेली को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राजनीतिक रूप से कमजोर होता हुआ साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से इतना महान कैसे बन गया। हम शासकों और उनके प्रशासन से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था और उन अद्भुत सांस्कृतिक उपलब्धियों तक हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि राजवंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, फिर घटोत्कच आए, लेकिन ये शायद छोटे राजा थे। असली साम्राज्य की नींव तो चंद्रगुप्त प्रथम के साथ रखी गई है ना? हाँ बिल्कुल, चंद्रगुप्त प्रथम के साथ ही हमें बदलाव का पहला बड़ा संकेत मिलता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई, जिसका मतलब है राजाओं का राजा। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब हम कोई छोटी मोटी रियासत नहीं बल्कि एक साम्राज्य हैं। और इसी ऐलान को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत यानी एक नए कैलेंडर की शुरुआत की। अच्छा, ये कहने का एक तरीका था कि अब से समय की गिनती हमारे हिसाब से होगी। एकदम सही। और उन्होंने सिर्फ उपाधियां ही नहीं अपनाई बल्कि कूटनीति का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया। नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से उनका विवाह एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम लगता है। और फिर सोने के सिक्के जारी किए गए जिन पर राजा और रानी दोनों की तस्वीरें थीं। ये तो उस दौर के लिए काफी अनोखी बात रही होगी। बहुत अनोखी। ये दिखाता है कि वो गठबंधन कितना महत्वपूर्ण था। ये सैन्य शक्ति और रणनीतिक गठजोड़ दोनों के इस्तेमाल का एक क्लासिक उदाहरण है। और इसी मजबूत नींव पर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने एक शानदार इमारत खड़ी की। कई इतिहासकार उन्हें गुप्त वंश का सबसे महान राजा मानते हैं। हाँ, इलाहाबाद स्तंभ पर उनके दरबारी कवि हरिशेन की लिखी प्रयाग प्रशस्ति उनकी विजयों की एक लंबी कहानी कहती है। उन्हें एक महान विजेता के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है उनका दूसरा रूप, कविराज यानी कवियों का राजा, एक योद्धा कवि। ये संयोजन बड़ा आकर्षक है ना? और यही बात आकर्षक है, उनका वो दोहरा व्यक्तित्व। प्रयाग प्रशस्ति में उन्हें एक निर्दयी विजेता के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को भी संरक्षण दिया।
शक्ति और संस्कृति का यह संतुलन ही इस पूरे युग की पहचान बनने वाला था। और इस संतुलन को शायद अपने शिखर पर पहुंचाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने पश्चिमी भारत के शक शासकों को हराया, जो एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी, और फिर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हाँ, और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये एक सांस्कृतिक दांव था। उन्होंने उज्जैन को कला, साहित्य और विज्ञान का केंद्र बना दिया। दिल्ली में कुतुब मीनार की पास खड़ा प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जिसे मेहरौली शिलालेख भी कहते हैं, उन्हीं से जोड़ा जाता है। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि लगभग 1600 साल बाद भी इस पर जंग क्यों नहीं लगा। ये तो वाकई बवाल है। क्या हमें पता है कि ये कैसे संभव हुआ? आधुनिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसे बनाते समय लोहे में फास्फोरस की ज्यादा मात्रा मिलाई गई थी, जिसने सतह पर एक पतली सुरक्षित परत बना दी। ये प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है, जो संयोग से नहीं बल्कि उन्नत ज्ञान से संभव हुआ है। इसी दौर में चीनी यात्री फाहियान भी भारत आए थे। उनकी किताब फूको की हमें उस समय के आम जनजीवन की एक झलक देती है। लेकिन फाहियान एक तरफ तो प्रशासन की तारीफ करते हैं, पर वो समाज में अस्पृश्यता के होने का भी जिक्र करते हैं। तो क्या ये स्वर्ण युग की चमक के पीछे की एक स्याह हकीकत नहीं है? इन दोनों तस्वीरों को एक साथ कैसे देखा जाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यही इतिहास को दिलचस्प बनाता है। कोई भी युग पूरी तरह से सुनहरा नहीं होता। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नवरत्नों से सजा था। कालिदास जैसे कवि, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक और वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री, ये बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से शिखर था। लेकिन उसी समाज में गहरी सामाजिक खाइयां भी मौजूद थीं। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ निखुत है, बल्कि यह कि उस दौर में ज्ञान और कला के क्षेत्र में जो काम हुआ, उसने आने वाली सदियों के लिए मानक तय कर दिए। और ये शिखर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, जो ज्ञान का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना, लेकिन उनके शासन के अंत तक साम्राज्य पर हमले शुरू हो गए थे। सही कहा। पहले पुष्यमित्रों के आक्रमण हुए और फिर हूणों के। स्कंदगुप्त ने, जैसा कि भीतरी स्तंभ शिलालेख में बताया गया है, हूणों को एक बड़ी हार दी और साम्राज्य को कुछ समय के लिए बचा लिया। लेकिन लगातार हो रहे इन हमलों ने साम्राज्य की कमर तोड़ दी। खजाना खाली हो गया, प्रशासन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो चलिए अब प्रशासन की बात करते हैं। ये साम्राज्य काम कैसे करता था? हमारे नोटों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, उच्च विकेंद्रीकरण और अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। ये मौर्य साम्राज्य से बिल्कुल अलग लगता है। ये उस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन सिस्टम था, जहां सम्राट का हर चीज पर सीधा नियंत्रण होता था। गुप्त काल में ये पूरी तरह बदल गया। अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे, यानी बाप के बाद बेटा उसी पद पर आने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव था वेतन देने के तरीके में। मौर्यों की तरह नकद वेतन देने के बजाय उन्होंने अधिकारियों को भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इससे साम्राज्य कमजोर नहीं हो गया? अगर स्थानीय अधिकारी जमीन के मालिक बन जाएंगे तो वो राजा के प्रति कम और अपनी जमीन के प्रति ज्यादा वफादार नहीं हो जाएंगे। ये तो एक तरह से पतन की शुरुआत जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही उस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस व्यवस्था ने केंद्रीय सत्ता को यकीनन कमजोर किया। इसने एक नए जमींदार वर्ग को जन्म दिया। यहीं से हमें उस सामंती व्यवस्था के बीज दिखाई देते हैं जो मध्यकालीन भारत पर हावी रहीं। और शायद यही वजह है कि गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, सम्राट, चक्रवर्तिन जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। जब जमीन पर आपका वास्तविक नियंत्रण कम होने लगता है तो आप उपाधियों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिक्कों से एक और कहानी सामने आती है। गुप्तों ने इतिहास में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। लेकिन हमारे नोट कहते हैं कि ये कुषाणों के सिक्के जितने शुद्ध नहीं थे। ऐसा क्यों? ये भी उसी आर्थिक दबाव की ओर इशारा करता है। ज्यादा संख्या में सिक्के जारी करना एक फलती फूलती अर्थव्यवस्था का संकेत हो सकता है, लेकिन सोने की शुद्धता में गिरावट बताती है कि खजाने पर दबाव था।
शायद लगातार हो रहे युद्धों की वजह से या फिर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में आई कमी की वजह से, जिससे बाहर से आने वाले सोने का प्रवाह कम हो गया था। तो क्या इसका मतलब यह है कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था? नहीं, पूरी तरह से नहीं। लंबी दूरी का व्यापार कम हुआ, लेकिन आंतरिक व्यापार और समुद्री व्यापार अभी भी काफी मजबूत था। स्रोतों में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भरूच और कल्याण जैसे बड़े बंदरगाहों का जिक्र है। हमें व्यापारियों के लिए अलग अलग नाम भी मिलते हैं। सार्थवा, जो कारवा व्यापारियों के नेता होते थे, श्रेष्ठी, जो बहुत अमीर व्यापारी थे, और वणिक, जो सामान्य व्यापारी थे। अच्छा, तो एक संगठित व्यापारिक वर्ग अभी भी मौजूद था। हाँ, बिल्कुल। और राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत तो जमीन से आने वाला कर ही रहा होगा। कर की दर आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होती थी। इसके लिए भाग, भोग कर और बलि जैसे अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते थे। तो ये आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव, इसका समाज पर, लोगों के रहन सहन पर क्या असर पड़ा? ये वो हिस्सा है जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। स्रोत बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था में कुछ दिलचस्प बदलाव आए। बाहर से आए विदेशियों को क्षत्रियों का दर्जा दे दिया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। जो विदेशी हमलावर यहीं बस गए, उन्हें शासक वर्ग यानी क्षत्रियों में शामिल कर लिया गया। इसी तरह कई जनजातीय समूहों को किसानों के वर्ग यानी शूद्रों में शामिल किया गया। यहाँ एक और आकर्षक बात होती है, जैसे जैसे शहरी केंद्र कमजोर पड़ने लगे, तो जो शिल्पकारों के संघ थे, जिन्हें गिल्ड या श्रेणी कहते थे, वो धीरे धीरे जातियों में बदलने लगे। मतलब पहले जो पेशा था वो अब जन्म पर आधारित पहचान बन गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सामाजिक संरचनाएं आर्थिक बदलावों के साथ कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। जब आर्थिक अवसर बदलते हैं तो सामाजिक पहचान अक्सर और ज्यादा कठोर हो जाती है। और महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या? नोटों में थोड़ा सुधार बताया गया है। उन्हें शिक्षा की अनुमति थी, लेकिन साथ ही हमें सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भी इसी युग से मिलता है। ये तो एक बहुत मिलीजुली तस्वीर है। ये सच है। एक तरफ प्रगति के कुछ संकेत हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कठोर सामाजिक प्रथाओं की शुरुआत भी। धर्म के क्षेत्र में भी इस दौर में बड़े विकास हुए। देवताओं को जीवन साथी मिले, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती। मूर्ति पूजा बहुत आम हो गई और इसी वजह से पहली बार स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। और इसी दौर में बौद्ध धर्म के भीतर भी नए विचार आ रहे थे, जैसे वज्रयान और तांत्रिक संप्रदाय। हाँ, वज्रयान बौद्ध धर्म का एक अधिक कर्मकांडीय और गूढ़ रूप है, जिसमें मंत्रों और अनुष्ठानों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये सब उस सांस्कृतिक मंथन का हिस्सा था जो इस युग में चल रहा था। और इस मंथन की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति हमें कला और साहित्य में देखने को मिलती है। अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं में बनी चित्रकला और मूर्तिकला तो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और ये सांस्कृतिक विस्फोट साहित्य में तो अपने चरम पर था। सूची कमाल की है। एक तरफ आर्यभट्ट हैं, जो आर्यभट्टियम जैसी ग्रंथों में खगोल विज्ञान और गणित के रहस्य खोल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है। दूसरी तरफ वराहमिहिर हैं, और फिर बेशक महाकवि कालिदास। मेघदूतम, रघुवंशम और विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सोचना ही कमाल है कि ये रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। और सिर्फ कालिदास ही नहीं, शूद्रक का नाटक मृच्छकटिकम है, जो एक आम आदमी की प्रेम कहानी कहता है, और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है। पंचतंत्र की बात तो अद्भुत है। उसकी कहानियां संस्कृत से पहले भी फिर अरबी में अनुवाद हुईं और वहां से पूरी दुनिया में फैल गईं। हम बचपन में जो चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवे की कहानियां सुनते हैं, उनका डीएनए कहीं ना कहीं 1500 साल पहले विष्णु शर्मा की कलम से निकला था। यह इस दौर के वैश्विक प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो यही साहित्यिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं जिनकी वजह से इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणाएं जो इसी समय के आसपास भारत में विकसित हुईं, उन्होंने गणित और विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस अवधि में जो ज्ञान पैदा हुआ, उसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। तो जब हम इन सभी जानकारियों को एक साथ रखते हैं, एक तरफ शक्तिशाली राजा, दूसरी तरफ एक विकेंद्रीकृत प्रशासन जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, और इन सब के बीच ये अविश्वसनीय सांस्कृतिक विकास, तो इस स्वर्ण युग की असली तस्वीर क्या बनती है? इसका सार क्या है? इसका सार उस विरोधाभास में ही छिपा है। गुप्त काल
एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये मौर्यों के केंद्रीकृत साम्राज्य के मॉडल से हटकर एक ज्यादा सामंती, विकेंद्रीकृत संरचना की ओर एक कदम था। लेकिन जो बात इस युग को असाधारण बनाती है वो ये है कि इस राजनीतिक बिखराव के दौर में ही एक अभूतपूर्व सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एकीकरण हुआ। ऐसा लगता है जैसे जब राजनीतिक शक्ति का केंद्र बिखर रहा था तो समाज ने अपनी ऊर्जा कला, साहित्य और विज्ञान की ओर लगा दी। इस युग में जो मानक तय हुए वो आने वाली सदियों के लिए क्लासिकल या शास्त्रीय बन गए। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अंत में एक विचार जिसके बारे में सोचा जा सकता है। हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि कैसे मौर्यों के नकद वेतन की जगह गुप्त काल में भूमि अनुदान भुगतान का मुख्य तरीका बन गया। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है। किसी समाज का पूरा ताना बाना, उसकी शक्ति संरचना, उसकी कला, यहाँ तक कि जमीन के साथ उसका रिश्ता कैसे बदल जाता है जब दौलत को मुख्य रूप से मुद्रा में नहीं बल्कि खुद जमीन में मापा जाने लगता है। नमस्ते, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में उतर रहे हैं जो अक्सर एक बहुत बड़े साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के साए में छिप जाता है। हम हमेशा पूछते हैं कि गुप्त साम्राज्य कितना महान था, लेकिन ये सवाल कम ही पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो वो अपने पीछे सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक सत्ता का खालीपन छोड़ जाता है। और उस खालीपन को भरने के लिए आप जानते हैं एक होड़ मच जाती है। गुप्तों के बाद का भारत ऐसी ही होड़ की कहानी है जहां पूरे देश में नई ताकतवर शक्तियों का उदय हुआ। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उत्तर में सम्राट हर्ष के उदय की कहानी बताते हैं, दक्षिण में चालुक्यों और पल्लवों की भयंकर दुश्मनी, और फिर वो महासंघर्ष जिसे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। तो ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि गुप्तों के बाद भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल गया। चलिए इस दिलचस्प समय को करीब से समझते हैं। तो शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं। गुप्त साम्राज्य के बिखरते ही सीन पर कई छोटे छोटे खिलाड़ी आ गए। कन्नौज के मोखरी, सौराष्ट्र के मैत्रक, बंगाल के गौड़, लेकिन इन सब में से एक परिवार उभरा, थानेश्वर के पुष्यभूति, जिन्हें वर्धन वंश भी कहा जाता है। और इसी वंश में एक ऐसे लड़के का उदय हुआ जिसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उसके कंधों पर राजपाट आ गया। और हालात क्या थे? बंगाल के शासक शशांक गौड़ में उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी और उसकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया था। वाह, मतलब 16 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठते ही पहली जिम्मेदारी भाई की मौत का बदला लेना और बहन को बचाना, ये तो किसी भी युवा के लिए बहुत ज्यादा है। तो क्या वो कामयाब हुआ? न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उसने इसे अपने साम्राज्य की नींव बना दिया। उसने अपनी बहन को ठीक उस समय बचाया जब वो सती होने जा रही थी। उसने शशांक गौड़ को खदेड़ा और फिर अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया, जो उस समय उत्तर भारत का एक तरह से राजनीतिक केंद्र बन चुका था। और यहां से उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। कहाँ तक फैला था ये साम्राज्य? बंगाल, बिहार से लेकर गुजरात और राजस्थान तक। मैंने पढ़ा है कि ऐहोल शिलालेख में उसे सकलोत्तरा पथेश्वर कहा गया है, जिसका मतलब है संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। ये तो बहुत बड़ा टाइटल है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वही ऐहोल शिलालेख जो उसे उत्तर का स्वामी बताता है, उसकी सबसे बड़ी और शायद अकेली हार का भी जिक्र करता है। अच्छा जी, उसे नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण के एक शक्तिशाली राजा बादामी के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरह से भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक स्थायी लकीर खींचना था। इस एक लड़ाई ने तय कर दिया कि उत्तर और दक्षिण दो अलग अलग राजनीतिक इकाइयां रहेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक निर्णायक क्षण था। इस हार ने नर्मदा नदी को दो साम्राज्यों के बीच की सीमा बना दिया। हर्ष उत्तर का अनडिस्प्यूटेड राजा था, लेकिन दक्षिण उसकी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हो गया। युद्ध के मैदान से हटकर देखें तो हर्ष की एक और पहचान है। वो साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षक था, और कमाल की बात तो ये है कि वो खुद एक लेखक था। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है, एक सम्राट जो खुद नाटक लिखता हो। उसने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। रत्नावली तो एक राजकुमारी और एक राजा की बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी है ना? बिल्कुल,
और सिर्फ वो ही नहीं, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी जो उसके जीवनी है, और कादंबरी जैसा कालजयी उपन्यास भी रचा। प्रशासन के बारे में क्या वो भी गुप्तो जैसा ही था? नहीं, यहाँ एक बड़ा बदलाव दिखता है। उसका प्रशासन बहुत ज्यादा विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज था, मतलब सारी शक्ति राजा के हाथ में नहीं थी। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है। अगर आप अधिकारियों को तनख्वाह में पैसों की जगह जमीन देंगे, तो क्या इससे राजा कमजोर और स्थानीय सरदार ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएंगे? ये तो भविष्य में विद्रोह का नुस्खा लगता है। बिल्कुल सही सवाल है, और यही हुआ भी। इस व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। अधिकारियों को भूमि अनुदान मिलने से वे अपनी अपनी जमीनों के छोटे मोटे राजा बन गए। जब तक केंद्र में हर्ष जैसा शक्तिशाली राजा था, सब ठीक था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यही व्यवस्था साम्राज्य के बिखरने का एक बड़ा कारण बनी। तो हर्ष उत्तर भारत के स्वामी तो बन गए, लेकिन उनकी शक्ति की एक सीमा थी, नर्मदा नदी, और उस सीमा के दूसरी तरफ एक और महाशक्तिशाली राजा था। यहीं से कहानी दक्षिण की ओर मुड़ती है। जी हाँ, कहानी उस राजा की जिसने हर्ष को रोका, पुलकेशिन द्वितीय। वो दक्कन के बादामी चालुक्य वंश का था, और उसका उदय दक्षिण भारत में सत्ता के एक नए और बहुत ही खूनी अध्याय की शुरुआत थी। ये अध्याय था चालुक्यों और कांची के पल्लवों के बीच की लड़ाई का। ये दुश्मनी कितनी गहरी थी? बहुत ज्यादा। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला एक ब्लड फ्यूड बन गया था। पहले चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पुल्ललूर की लड़ाई में मार डाला। ये पल्लवों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जाहिर है पल्लवों ने हार नहीं मानी होगी। बिल्कुल नहीं। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल्ल यानी महान योद्धा भी कहा जाता था, ने बदला लेने की कसम खाई। और उसने जबरदस्त बदला लिया होगा। हाँ, उसने न केवल पुलकेशिन द्वितीय को हराया, बल्कि उसे युद्ध में मार डाला और उसकी राजधानी वातापी, आज का बादामी, को जलाकर राख कर दिया। बाप की हार का बदला बेटे ने लिया, वो भी दुश्मन को उसकी राजधानी में घुसकर मारकर। ये तो सच में किसी फिल्म की कहानी लगती है। और इसी जीत के बाद उसने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की, जिसका मतलब है वातापी का विजेता। ये उपाधि सदियों तक पल्लवों के गौरव का प्रतीक बनी रही। लेकिन इस लगातार चलती लड़ाई का एक और नतीजा निकला, जो शायद लड़ाइयों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो क्या? कला और वास्तुकला का अद्भुत विकास है ना? बिल्कुल, ये इस दौर की सबसे बड़ी देन है। जब ये राजा एक दूसरे से लड़ नहीं रहे होते थे, तो वे एक दूसरे से बेहतर मंदिर बनाने की होड़ में लगे रहते थे। पल्लवों को तो द्रविड़ वास्तुकला शैली का संस्थापक माना जाता है। तो जिस राजा महेंद्र वर्मन की युद्ध में हार हुई, उसने कला के क्षेत्र में कुछ बड़ा किया। ये तो दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। महेंद्र वर्मन को विचित्र चित्त यानी जिज्ञासु मन वाला और चित्रकार पुली यानी कलाकारों में बाघ जैसे उपनाम दिए गए थे। उसने दक्षिण भारत में पहली बार कठोर ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की कला शुरू की। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। और उसके बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिसने युद्ध का बदला लिया, इस विरासत को आगे बढ़ाया होगा। हाँ, और कैसे? उसने महाबलीपुरम शहर की स्थापना की, जिसे मामल्लपुरम भी कहते हैं। आज भी वहां के स्मारक जैसे शोर टेम्पल और 7 रथ मंदिर दुनिया भर के लोगों को हैरान करते हैं। और चालुक्यों ने? उन्होंने भी अपनी एक अलग वेसर शैली विकसित की, जो उत्तर की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैली का एक खूबसूरत मिश्रण है। बादामी की गुफाओं में आज भी हम इसका जादू देख सकते हैं। तो जब दक्षिण में कला और युद्ध का ये अनोखा संगम चल रहा था, उत्तर में हर्ष के जाने के बाद एक बार फिर सत्ता का खालीपन पैदा हो गया था। हाँ, और इस बार इस खालीपन को भरने की होड़ और भी बड़ी और खूनी होने वाली थी। क्यों? क्योंकि इस बार दांव पर था कन्नौज। हर्ष के समय से ही कन्नौज उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक बन चुका था। जिस किसी का कन्नौज पर कब्जा होता, उसे ही उत्तर भारत का सम्राट माना जाता। और इस पर कब्जे के लिए 3 महाशक्तियों के बीच लगभग 200 साल तक एक संघर्ष चला। 3 महाशक्तियां 200 साल तक एक शहर के लिए, ये कौन थी? नक्शे पर देखें तो ये एक त्रिकोण जैसा दिखता है। दक्कन से आ रहे थे राष्ट्रकूट, पूर्व यानी बंगाल से आ रहे थे पाल, और पश्चिम गुजरात राजस्थान से थे गुर्जर प्रतिहार। और इन तीनों की नजरें त्रिकोण के केंद्र में बसे कन्नौज पर थीं। तो ये एक तरह का ग्रेट गेम था। बिल्कुल, भारतीय इतिहास का ग्रेट गेम। कन्नौज में ऐसा क्या खास था?
सिर्फ प्रतिष्ठा के अलावा कोई और कारण भी था? प्रतिष्ठा तो थी ही, लेकिन दो बड़े आर्थिक कारण भी थे। पहला, कन्नौज गंगा व्यापार मार्ग पर था, जो उस समय की आर्थिक लाइफलाइन थी। दूसरा, ये रेशम मार्ग से भी जुड़ा था। तो कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब था अपार धन पर नियंत्रण। इस संघर्ष में शामिल राजवंशों की अपनी क्या पहचान थी? हर एक की अपनी खासियत थी। राष्ट्रकूट कला के महान निर्माता थे। उनके राजा कृष्ण प्रथम ने महाराष्ट्र के एलोरा में एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर अद्भुत कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। अच्छा, वो मंदिर जो एक ही पत्थर से बना है। जी हाँ, आज भी इंजीनियर हैरान हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। और बाकी दो? पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके शासक धर्मपाल ने न केवल नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया, बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। और तीसरी शक्ति थे गुर्जर प्रतिहार, जिनके सबसे शक्तिशाली राजा थे मिहिर भोज। तो इस 200 साल की लड़ाई का अंत कैसे हुआ? कौन जीता? अंत में गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर स्थायी रूप से कब्जा करने में सफल रहे। तो तकनीकी रूप से वे विजेता थे, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें कोई भी असल में नहीं जीता। इसका क्या मतलब? क्योंकि इस लगातार लड़ाई ने इन तीनों महान राजवंशों को सैन्य और आर्थिक रूप से पूरी तरह खोखला कर दिया था। वे इतने कमजोर हो गए कि जब कुछ समय बाद उत्तर पश्चिम से महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी आए, तो भारत में कोई भी बड़ी शक्ति एकजुट होकर उनका मुकाबला करने के लिए बची ही नहीं थी। तो इस संघर्ष ने एक तरह से उत्तर भारत को बाहरी हमलों के लिए बेहद संवेदनशील बना दिया। ये इसकी सबसे दुखद विरासत थी। तो एक तरफ उत्तर भारत इस लंबे और थका देने वाले संघर्ष में उलझा था, वहीं दक्षिण में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसी शक्ति उभर रही थी जिसकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। आप शाही चोलों की बात कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक। जब उत्तर की शक्तियां आपस में लड़कर कमजोर हो रही थीं, तब सुदूर दक्षिण में चोल एक ऐसी ताकत बनकर उभरे जो जमीन के साथ साथ समंदर पर भी राज करने वाली थी। चोलों का उदय कैसे हुआ? इनकी शुरुआत विजयालय ने की थी, जो पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। लेकिन इस साम्राज्य को इसकी बुलंदियों पर दो महान शासकों ने पहुंचाया, पिता और पुत्र की जोड़ी, राजराजा चोल प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र चोल। राजराजा चोल का नाम तो तंजौर के विशाल बृहदेश्वर मंदिर के साथ जुड़ा है ना? बिल्कुल। राजराजा एक शानदार सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने दक्षिण में पांड्यों और चेरों को हराया, श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और अपनी नौसेना का इस्तेमाल करके मालदीव तक पर विजय प्राप्त की। और इन सब जीतों का जश्न मनाने के लिए उन्होंने 1010 ईस्वी में तंजौर में वो विशाल मंदिर बनवाया। लेकिन कहा जाता है कि उनके बेटे उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। हाँ, राजेंद्र चोल और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने पहले तो अपने पिता के साम्राज्य को और बढ़ाया, फिर उन्होंने उत्तर भारत की ओर एक अभियान चलाया और गंगा नदी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया और इस जीत की याद में गंगई कोंडा यानी गंगा का विजेता की उपाधि धारण की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो उनकी नौसेना और समुद्री अभियान थे। वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने उन्हें भारतीय इतिहास में अद्वितीय बना दिया। राजेंद्र चोल ने कुछ ऐसा किया जो उस समय अकल्पनीय था। उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली नौसेना बनाई और दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल समुद्री अभियान चलाया। इस साम्राज्य में आज के सुमात्रा, जावा और मलय प्रायद्वीप शामिल थे। एक भारतीय राजा का समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान चलाना, ये क्यों किया गया? क्या ये सिर्फ साम्राज्य विस्तार था? ये सिर्फ उससे कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ जमीन जीतने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि चीन के साथ होने वाले आकर्षक समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण करने की लड़ाई थी। चोल समझ गए थे कि भविष्य की शक्ति समुद्र में है। ये एक आर्थिक और रणनीतिक कदम था जिसने चोलों को हिंद महासागर का स्वामी बना दिया। अद्भुत। सैन्य शक्ति के अलावा क्या चोल प्रशासन में भी कुछ खास था? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे अपने स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जाने जाते थे। उनके गांव में और महासभा नाम की सभाएं होती थीं। ये सभाएं अपने गांव के मामले जैसे सिंचाई के लिए तालाब बनवाना, कर वसूलना और छोटे-मोटे झगड़े सुलझाना खुद ही निपटाती थीं।
ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक बहुत ही उन्नत रूप था। तो जब हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखते हैं, हर्ष का उत्तर भारत, पल्लवों चालुक्यों का दक्षिण, त्रिपक्षीय संघर्ष और चोलों का समुद्री साम्राज्य, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। गुप्तों के बाद का युग बिखराव का नहीं, बल्कि कई नई पहचानों के निर्माण का युग था। बिल्कुल। पहली नजर में ये अराजकता का दौर लग सकता है, लेकिन असल में ये क्षेत्रीय शक्तियों और संस्कृतियों के निर्माण का दौर था। द्रविड़ और वेसर जैसी वास्तुकला शैलियों की नींव इसी समय रखी गई। ये एक ऐसा समय था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। ये एक साम्राज्य के अंत और अनेक साम्राज्यों के उदय की कहानी है। और अंत में एक विचार। हमारे स्रोत हमें राजाओं, उनकी विजयों और उनके बनाए गए शानदार मंदिरों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन चोलों की उन ग्राम सभाओं के बारे में सोचिए, जहां आम लोग अपने स्थानीय शासन में सीधे तौर पर शामिल थे। क्या सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहती थी, या जमीनी स्तर पर भी उसके अपने स्वतंत्र केंद्र थे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। क्या इतिहास सिर्फ बड़े राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी है, या उन अनाम लोगों की भी कहानी है जो अपनी सभाओं में बैठकर अपने तालाब और अपनी सड़कों के बारे में फैसले ले रहे थे? शायद प्राचीन भारत में सत्ता की हमारी समझ को, लोकतंत्र के इन शुरुआती रूपों को समझना पूरी तरह से बदल सकता है।